हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक तो बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले तो कि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आई नो कि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। जैसे कि आप लोग तो यूट्यूब पर देखते हो कि थाउजेंड्स में, लाख में या मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। हमारे उतने नहीं हैं, बट ठीक है, हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम एजुकेशन वीडियोस बनाते हैं। तो आपको पता है कि एजुकेशन पर तो ग्रो इतनी जल्दी नहीं होता है, बट ठीक है, आपने इतना सपोर्ट किया कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। आगे हम और मेहनत करते रहेंगे। थोड़ी-सी वीडियोस डिले हो जाती है, बस थोड़ा-सा बिज़ी होता है शेड्यूल कई बार कि वीडियोस नहीं बना पाते हैं हम, ठीक है? कई बार मोटिवेशन नहीं मिल पाती हमें भी। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स ही हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स भी टीचर को मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में होता है कि आप स्टूडेंट्स हमें मोटिवेट करो, तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाएँ, क्योंकि हर बार टीचर्स तो मोटिवेट करते ही है ना। तो थोड़ा कभी-कभी उल्टा भी होना चाहिए, क्योंकि देखो हम भी है तो इंसान ही ना, आप लोगों की तरह ही। कोई हम अजूबा तो नहीं है या कहीं हम अलग से तो नहीं आए हैं, आप लोगों की तरह ही हैं। तो सॉरी, तो कई बार हो जाता है ऐसा, है ना? बट कोई बात नहीं, ला रहे हैं वीडियोस। जहाँ हमने इतना सिलेबस करवा दिया, वहाँ पर हमारे 3 टॉपिक्स या 3 चैप्टर्स कह दो, वो रह गए हैं। एक तो ये टाइम सीरीज़ जो आज हम लेके आए हैं, ये आपका सिलेबस में है, आ रहा है। 6 मार्क्स का टॉपिक है, ठीक है ना? 6 मार्क्स का ये टॉपिक है, तो और ईज़ी सा टॉपिक है, इसको हम करेंगे आज की वीडियो में। 2 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा ये 2 वीडियो में, और ये 6 मार्क्स की वेटेज लेता है। तो स्कोरिंग चैप्टर है, जिससे कि आप समझ पा रहे हो। चलो, तो बस स्टार्ट करते हैं। बाकी एक बार और आप लोगों का थैंक यू कि आपने 1000 सब्सक्राइबर करवाए हैं। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखो। 2000, 3000, 5000 करवाओ, फिर 100 के भी करवाओ, जिसमें टाइम तो लगेगा, हमें भी पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ में आप लोगों का भी हमें सपोर्ट चाहिए है पूरा। ठीक है जी? तो चलो, तो स्टार्ट करते हैं ये। वैसे ये चैप्टर जो यूनिट है, ये 2 पार्ट्स में है, आपको पता है, इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज़। बट इंडेक्स नंबर हमारे सिलेबस में से रिड्यूस है, 2023 और 24 में से तो रिड्यूस था ये। तो हम टाइम सीरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है जी? तो टाइम सीरीज़ में ये सिर्फ़ टाइम सीरीज़ 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ़ हमें ये 2 मेथड पढ़ने हैं, एक वीडियो में हम ये एक मेथड कंप्लीट कर लेंगे और दूसरे वीडियो में दूसरा मेथड। और बात रही इसकी थ्योरी की, थ्योरी भी आज वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। थ्योरी आपको लर्न नहीं करनी है, बस बेसिक थ्योरी थोड़ी बहुत समझनी है कि अगर 1 नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया अगर, तो आप कर सको, ठीक है ना? 1 नंबर से ज़्यादा में तो 1 या 2, मैक्स टू मैक्स 2 नंबर से ज़्यादा में एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएँगे इस चैप्टर से, मुझे तो एक ही लगता है, ठीक है ना? चलो, तो टाइम सीरीज़ क्या होता है पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर इसके कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना? तो आपके एमएल अग्रवाल की जो बुक है, उसके पीछे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप अगर वो भी खाली रीड करके चले जाओगे ना, तो आपका काम चल जाएगा, आपको पूरी थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक बार खाली आप रीड करके चले जाना थ्योरी सिर्फ़ इसकी, जो आपके एमएल अग्रवाल की बुक में दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ़ एक-एक करके एग्ज़ाम्पल से समझा दूँगा कि ये कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ क्या हैं, ठीक है जी? बस इस तरीके से हम, ये थोड़ी-सी थ्योरी है, बस ये कंप्लीट करके उसके बाद ये जो 2 मेथड दिए हुए हैं, ये पढ़ेंगे। आज वाली वीडियो में ये वाला मेथड कर लेंगे, और एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम सेकंड वाला मेथड कर लेंगे। तो 2 वीडियो में ये टॉपिक को, चैप्टर को खत्म कर देंगे। 6 मार्क्स की वेटेज के साथ है ये। चलो, तो पढ़ लेते हैं। देयर इज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम इन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल वर्ल्ड, बिकॉज विद टाइम वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस can be seen in these fields like increase in population, rise or fall in production cost, etc. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम पढ़ें, द ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ डाटा, एक डाटा को ऑर्गेनाइज्ड सीरीज में प्रेजेंट करना ऑन द बेसिस ऑफ एनी मेजर ऑफ टाइम, ठीक है ना, इज कॉल्ड टाइम सीरीज, ठीक है ना? किसी भी टाइम में डाटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करना कि हम फ्यूचर में होने वाले बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकें, या पास्ट में क्या बिहेवियर रहा होगा उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब पास्ट का हम देख सकते हो। तो इस चीज को हम टाइम सीरीज में देखते हैं, ठीक है जी? तो टाइम सीरीज हम इसलिए पढ़ते हैं। आप सिंपल डेफिनेशन पढ़ सकते हो, तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? तो ये होती है टाइम सीरीज। बहुत इजी चैप्टर है, और बहुत ही इजी और मजेदार चैप्टर है। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज क्या होता है, एक एक करके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे।
ट्रेंड कंपोनेंट, साइक्लिक कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट, रैंडम और इर्रेगुलर कंपोनेंट। आपसे कोई इसकी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, कोई आपसे लिखने के लिए नहीं पूछ रहा, थ्योरी लिखो इसकी नहीं। अगर 1 मार्क्स में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी आ जाए और आपको 4 ऑप्शंस दे दे और वो पूछे कि ये कौन सा कंपोनेंट है तो आप बता सको, बस इतना ही है। तो ट्रेंड कंपोनेंट, ट्रेंड वर्ड देखो कि कहते हैं ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, ट्रेंडिंग में चल रही है ये वीडियो, ट्रेंडिंग में चल रही है ये म्यूजिक वीडियो, ऐसे आप सुनते हो ना। आजकल तो बहुत ही सब कुछ लेटेस्ट हो गया है, सब पता है बच्चों को तो आजकल, है ना। तो ट्रेंड का मतलब ये हो गया। तो ट्रेंड क्या है, जैसे कि हमने ये बोला कि पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रही है जी, ये ट्रेंड बन चुका है। पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती ही जा रही है ना, कम तो नहीं होगी। कभी भी सुना है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही हो जी, नहीं। डेथ रेट बढ़ रहा है, ठीक है ना, या डेथ रेट पहले के मुकाबले अब कम हो रहा है, तो ये ट्रेंड सेट हो गया। तो ये है ट्रेंड कंपोनेंट, बस इतना ही है। आपको अगर एक स्टेटमेंट लिखी आ जाती है तो आप इजीली ये वाली चीजें समझ सकते हो एग्जांपल के थ्रू। तो ट्रेंड कंपोनेंट का एग्जांपल आप यही समझ सकते हो कि अगर इंक्रीज इन पॉपुलेशन है या कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन इन डेथ रेट, कि डेथ रेट कम होता जा रहा है, ऐसा भी समझ सकते हो आप, ठीक है ना। पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, ट्रेंड कंपोनेंट। साइक्लिक कंपोनेंट, साइक्लिक कंपोनेंट वर्ड पर जाओ, साइक्लिक मतलब क्या है, तो साइक्लिक का मतलब सीधा है, जैसे कि मान लो राइज एंड फॉल इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का क्या सीन होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, यही चलता है शेयर मार्केट में, है ना। तो ये साइक्लिक कंपोनेंट है। डेफिनेशन पढ़नी हो थ्योरी बुक में आपके लिखी है, रीड करके चले जाना बस। अच्छा, नेक्स्ट आता है सीजनल कंपोनेंट्स। सीजनल में वर्ड पर जाओ, जैसे हम कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स की ज्यादा सेल कब होगी, समर में, तो सीजनल हो गया। कई बार हम देखते हैं कि सीजनल सेल आती है, समर सेल, विंटर सेल, तो ये सीजनल है, ठीक है ना। कई आइटम्स हमारे समर में या विंटर में ज्यादा सेल होती हैं उनकी, तो वो सीजनल चीज है। तो सीजनल कंपोनेंट्स वर्ड पर जाओ बस। रैंडम और इररेगुलर कंपोनेंट वर्ड पर जाओ सीधे। रैंडम मतलब क्या हो गया, कि रैंडम से आप ये समझो कि रैंडमली कुछ भी हो गया। अगर मान लो कि कोई ऑयल है, उस पर बैन लग गया, रैंडमली हुआ ना। मान लो किसी फैक्ट्री में वर्कर्स ने सेल स्ट्राइक कर दी, तो उस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो अब मार्केट में आना बंद हो जाएगा, तो रैंडम हो गया, रैंडम कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड कंपोनेंट, साइक्लिक कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट, रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट बहुत इजी है। आप खुद से भी अगर रीड करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने सबके बारे में कुछ कुछ एग्जांपल देके आपको समझा दिया, ठीक है जी। अब ये समझो, टाइम सीरीज एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल इन द पास्ट। जो टाइम सीरीज क्या होती है, एक डाटा है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक डाटा बनाया गया है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो यहां पर हम, अगर हमें कुछ किसी भी वेरिएबल का जो बिहेवियर है वो अंडरस्टैंड करना है, तो हम डाटा देख लेंगे ना, कि जो ऑर्गेनाइज्ड डाटा है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे जो पास्ट में रहा होगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में वो किस तरीके से उसका बिहेवियर होगा उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्लान फ्यूचर ऑपरेशंस, और उस वजह से हम फ्यूचर में अपने ऑपरेशंस पर या अपने काम पर वर्क कर सकते हैं उस पर, ठीक है ना। जैसे एक बड़ा ही इजी है, कई बार क्या होता है कि आप देखते हो ना कि पता लग जाता है आजकल गूगल पर ही, नेट पर ही, कि बारिश कब होने वाली है। तो हमने प्रिडिक्शन करी कि हाँ इस दिन रेनफॉल हो सकता है, ठीक है जी। तो हम सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वही है ये ऑल ऑफ द अबव। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल इन द पास्ट, प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल एंड प्लान फ्यूचर ऑपरेशंस। ये सब हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस में हेल्प करता है, ठीक है ना। मतलब इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि रेनफॉल का हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस डेट में बारिश हो सकती है, तो वो चीजें हैं। क्लियर है आपको थ्योरी। इसके 2 मेथड्स होते हैं, मेथड तो और भी होते हैं बट हमारे सिलेबस में ये है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। दोनों ही बहुत इजी है और दोनों मेथड में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे अब एक मेथड में से 2 नंबर में आए, चाहे एक मेथड में से 3 नंबर में आए, बट पूछा जाता है। दोनों मेथड में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 मार्क्स की वेटेज लेता है, स्कोरिंग चैप्टर है, कर लो। पहला मेथड आज ही डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो में, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, और नेक्स्ट वीडियो में हम
मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वाला मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारे सिलेबस में ये 2 ही मेथड हैं। तो सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे। अब देखो आपकी जो एक्सरसाइज दे रखी है 11.1 है आई थिंक, एमएल अग्रवाल में चेक कर लेना आप एक बार। तो टाइम सीरीज पर मेथड ऑफ मूविंग एवरेज बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बट हम सारे नहीं करेंगे। हम हर वैरायटी के एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आप कर सकते हो। क्योंकि देखो ये स्लाइड मैंने बनाई है, बहुत मेहनत लगी है। ये वीडियो तो शायद आधे पौने घंटे की वीडियो होगी, 30 to 45 मिनट्स की वीडियो होगी आई थिंक, मुझे नहीं पता, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। बट जितनी जितनी ये वीडियो की लेंथ है ना, उससे डबल से भी ज्यादा टाइम लगा है ये स्लाइड्स बनाने में। तो हाँ, ये टाइम लगा है स्लाइड्स बनाने में, जिससे कि आपको और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम क्यों ना यूज करें उसका, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचते हो कि वीडियो जितनी बन रही है बस वही है। बेटा उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, तभी कभी कभी वीडियोस आने में भी हमें लेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेहनत बहुत लगती है पीछे से। सिर्फ ये 1 घंटे की या पौन घंटे की या सवा घंटे की मेहनत नहीं होती जितनी आप वीडियो में देखते हो। तो ये स्लाइड्स लगाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इस वजह से मैंने हर वैरायटी के एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन ले लिए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करो। बट इतने भी कर लोगे ना तो भी आपका काम चल जाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ये एक जैसे ही हैं बस, ऑलमोस्ट। सबसे इजी क्वेश्चन लेते हैं पहले। कैलकुलेट द 3 ईयरली एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सिंपल आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फर्स्ट वाला मेथड जो है, मूविंग एवरेज वाला मेथड जो है, उसके उससे ये क्वेश्चन होना है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन दिया है ईयर, ये वैल्यू दी हुई है। 3 ईयरली एवरेज कैलकुलेट करनी है। सिंपल, जब ऑड ऑड में पूछेगा, इसमें ना दो चीजें होती हैं, देखो समझ लो यहां पर। एक तो ऑड में आएगा, एक तो इवन में आएगा। ऑड के केस में 3 ईयरली मूविंग एवरेज पूछ लेगा, या 5 ईयरली, या फिर 7 ईयरली। और मैं आपको यह बता दूं कि 3 या 5 से ज्यादा तो नहीं पूछेगा, नहीं ही पूछेगा। इवन में 4 ईयरली और 6 ईयरली, ठीक है ना। अब 6 से ज्यादा 8 तो नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो इन पर क्वेश्चन बेस्ड होंगे बस। हमने हर वैरायटी के एक एक क्वेश्चन ले लिए हैं। समझ में आ गया आपको। ऑड वाले में सिर्फ ये 2 कॉलम बनते हैं, और इवन वाले में हमारे 3 कॉलम बनेंगे। वो अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो हमें आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो बस आ जाओ फटाफट करते हैं, बड़ा इजी सा है। अगर आप ये वीडियो देख मतलब पढ़ चुके हो ये टॉपिक, फिर भी एक बार वीडियो देख लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम टाइम में देख लेना फटाफट, आधे पौन घंटे की वीडियोस होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा फटाफट। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज में हमें क्या करना होता है, ये वाली बात समझनी है हमें। 3 ईयरली मूविंग एवरेज, मूविंग टोटल, पहले पहला कॉलम बनेगा 3 ईयरली मूविंग टोटल, फिर 3 ईयरली मूविंग एवरेज। कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेनी है, बस इसमें कैलकुलेशन ही है, खुद से करो। क्या करोगे? पहले आपको यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 आपको चीजें ऐड करनी है। ऐड करके कहां लिखोगे? इन तीनों का जो मिडल है, इन तीनों का जो मिडल क्या है, ये 4 है, इसके सामने लिखना है। तो जब इनका हम टोटल करेंगे तो देखो 4, 4, 5, 6 और ये 11, 11 आपको यहां लिखना है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद क्या करोगे? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ोगे। उसके अलावा 1, 2, 3, अब 7 को ले लो। जब इन तीनों को ऐड करोगे, उसके बाद इन तीनों के बीच में ये आ रहा है पोर्शन, ये वाला, तो आपको ये वाला पोर्शन लेना है, ठीक है ना, ये वाला। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 5 12 और 4 16, 16 लिख देंगे यहां पर। अब इस 4 को छोड़ेंगे, इस 4 को छोड़ेंगे। अब हम ये वाला लेंगे 5, 7 और 8, और अब जो इनको ऐड करेंगे वो लिख देंगे इसके बीच में। देखो ये इन तीनों के बीच में 5, 7 और 8, 5, 7 और 8 के बीच में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है ना, इसके सामने लिखना है। 7 और 5 12 और 8 20, यहां लिखना है आपको 20। अब क्या करोगे? ये 5 को छोड़ दोगे। बड़ा बड़ा ही बेसिक यार, बड़ा ही बच्चों वाला चैप्टर है, क्या ही बताऊं मैं आपको। तो क्वेश्चन बल पूछा जाता है इससे, क्या करें? सिलेबस में है तो वो तो पूछेंगे ना। 5 को छोड़ दो, इन तीनों का टोटल करोगे, 7 का, 8 का और 10 का, ठीक है ना। 7 का, 8 का और 10 का। 7, 8 और 10, तो 8 और 7 15 और 10 25, वो आप यहां लिख दोगे 25।
उसके बाद अब ये 7 को छोड़ देंगे, अब क्या बचेगा, ये तीनों बचेंगे 8, 10 और 13, उसको हम यहाँ लिख देंगे 10, क्योंकि 8, 10 और 13 के बीच में तो 10 आ रहा है ना, तो बीच वाले के सामने लिखना है इधर, बीच वाले के सामने इधर लिखना है। क्लियर है इतनी बात? चलो तो ये आ जाएगा आपका कितना 23, और 23 और 8 हो जाएगा 31, तो 31 आपको यहां लिख देना है। क्लियर है जितनी बात? ये 5 था, ये याद रखेंगे, अभी 2 4 5 है ना, इसको रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद लिख देंगे 2 4 5 है ये। चलो क्लियर है जितनी बात? अब क्या करना है, टोटल हो गया, किस तरीके से टोटल करना है वो आपको याद रखना है, बस ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस आपका खाली रह जाएगा। अब 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे निकालें? इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको डिवाइड कर दो 3 से, इसको भी डिवाइड कर दो 3 से, इन सबको बस 3 से डिवाइड करना है, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस आपको यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल 3 से डिवाइड करके यहां पर लिखना है आपको, और इसमें कुछ नहीं करना, ये समझ लो, कुछ नहीं करना इसमें, और बस यही करना है। तो बेसिक सा एग्जांपल था, आपको समझा दिया, आपका क्वेश्चन ही है ये बुक का, तो आपको समझ में आ गई होगी। बस इस तरीके से आपको इसको फटाफट डिवाइड करके सॉल्व करना है और निकालना। ये 3.6666 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके 3.67 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, राउंड ऑफ करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे ही 16 डिवाइड बाय 3, तो 5.34 राउंड ऑफ करके लिख दिया। 20 डिवाइड बाय 3, बस यहीं जाएगा आपका, जो जो आपका टाइम जाएगा वो यहीं जाएगा कैलकुलेशन में। 8.33, इसको भी राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो, 8.33 ही रहेगा ये तो, है ना। अच्छा, ये 16 डिवाइड बाय 3 था, तो ये 5.33 ही रहेगा। उसके बाद 31 डिवाइड बाय 3, तो 10.33। क्लियर है जितनी बात? तो ये आपका बन गया 3 ईयरली मूविंग एवरेज, सिंपल सी बात है, ये आपका, आपको ऐसे बनाना है ये बस, ठीक है जी। अब चलेंगे आगे हम 5 ईयरली देखते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई, चलें आगे। आगे क्या है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, कुछ नहीं करना है इसमें भी, बस जैसे आपने 3 का करा है वैसे ही आपने 5 का करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक 5 का भी एग्जांपल ले लिया। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले पहला कॉलम तो हमारा क्या रहेगा, खाली। उसके बाद ये वाला पोर्शन, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, इनको ऐड करके लिखना है आपने, ठीक है ना, इनको ऐड करके लिखना है। अब इनको ऐड करके कैसे लिखेंगे और कहां लिखेंगे ये देख लो। जब ऑड वाला केस होता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इवन वाले केस में पंगा रहता है, वो भी समझाऊंगा अभी मैं आपको। क्लियर है इतनी बात? तो इवन ऑड वाले केस में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऑड वाले केस में तो हमें दिख जाता है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो इसके बीच में ये 3 वाला पोर्शन आ रहा है, इसके सामने यहां पर हम लिख देंगे, तो इसमें इतनी कोई दिक्कत आती नहीं है हमें। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो 5 मैंने टिक लगाए हैं ना, इनको ऐड करेंगे। अब इनको ऐड करके लिखेंगे हम 351 प्लस में 366 प्लस में 361 प्लस में 362 प्लस में 400। बस कैलकुलेशन ये है आपकी जो है 1840, 1840 आ गया। अब देखो साथ साथ यहां पर बस मूविंग एवरेज में क्या हो जाता है, उसमें हमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना था, 3 से डिवाइड किया, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल। यहां पर आप 5 लिख के मत दिखाना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, तो ये 368 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब क्या करोगे, अब सुनो बात, पहले वाले को काट दो, पहले वाले को काट दिया, उसके बाद सेकंड से स्टार्ट करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब ये 5 ऐड करने हैं, और इन पांचों के बीच में क्या है, देखो इन पांचों के बीच में 1 2 3 4 5, इस ये है बीच में ये वाला पोर्शन, अब यहां लिखोगे, यहां पर लिख के दिखाना है हमें, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आपको
समझा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, तो आप कर सकते हो ये इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 212199 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 439.8 आ गया। बस बन गया आपका, यही आपको करना है बस, ठीक है ना। अच्छा, अब एग्जाम में कई बार ग्राफ भी पूछा गया है ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ग्राफ नहीं आएगा समझ में अगर आपको, तो देख लो कि ग्राफ कैसे बनाना है, बड़ा ही इजी है ग्राफ बनाना भी। तो यहां पर आपको ग्राफ बनाना है कैसे, ये जो एक्चुअल वैल्यू हमें गिवन थी ना क्वेश्चन में 1986, वो तो आप यहां पर लिख दोगे, ठीक है ना। यहाँ पर 1 इस तरीके से आप ऐसे करके सब लिख देना, ठीक है ना। 86, 87, 88, 89, 90, 91, ये सब ईयर्स हमने ऐसे लिख दिए। उसके बाद तो 351, अच्छा ये आपको दिख रहा है कि 351 से लेके 500 तक जा रहा है, तो आप यहां से स्टार्ट कर लेना, ठीक है ना। 300 से लेके 100 का लेके गैप का स्टार्ट कर लो, या फिर आपको लग रहा है कि 300 के बीच में या 400 के बीच में ज्यादा गैप है, तो आप यहां से स्टार्ट कर लो 300, 400, 350, ठीक है ना। इस तरीके से आप 300, 350, 400 ऐसे करके कर लेना आप, ठीक है। तो मान लो यहां पर हमने ले लिया कि 300 और 350 इस तरीके से, 400, 450, 500 इस तरीके से मान लो हमने गैप ले लिया ग्राफ में, ठीक है जी। 86 पर 351 कह रहा है, 351 कहीं यहाँ आएगा, यहाँ लगा दिया। फिर 87 पर 366, 366 कहाँ आएगा, वो भी हमारा यहाँ आएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा इसके यहाँ पर। 361, ठीक है, 361 हमारा 88 पर, तो 361 किस तरफ आ जाएगा, 66 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इस तरफ मान लो। फिर 362, 362 यहाँ आ जाएगा हल्का सा ऊपर। तो ग्राफ पेपर पे आप इजीली लगा पाओगे इसको। 90 पर आओगे तो 400 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये लाइन ऐसे ज्वाइन करनी है, ये ये ऐसे चलता रहेगा आगे, ये आप सब इजीली प्लॉट कर सकते हो। उसके बाद ये करने के बाद आपको जो ये 5 ईयरली मूविंग एवरेज दे रखा है ना, इसको प्लॉट करना है। यहां पर देखो 368 किसके आगे है, 88, 88 में 368 है, 88 में 368 कहीं यहां आएगा आपका, ठीक है ना। 88 में 368 आपका यहां कहीं आएगा इधर। तो पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको इजी लगेगा देखने में। चलो ये आ गया। उसके बाद 89 में 381.6 है, समथिंग है, ग्राफ में इतना पता नहीं चलता और कोई भी इतना बिल्कुल देख के तो नहीं देखेगा, वो एक एक ऊपर ऊपर नीचे हो जाता है, एक आधा उससे चल जाता है। 89 पर 381 है, 381 समथिंग आपका कहीं यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 990 पर 390 है, 90 पर ग्राफ बनाना यार नॉर्मल, वो तो आप बना ही सकते हो ना। 390 थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा। 40291, 40291 थोड़ा सा 400 से थोड़ा सा ऊपर इधर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपकी डॉटेड लाइन बना देना आप ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन होगी ये हो जाएगी आपकी ट्रेंड वैल्यू, और जो ये डॉटेड लाइन है इसको बोलेंगे हम अपना, अच्छा सॉरी, ये हो जाएगी ट्रेंड वाली, और ये एक्चुअल है, ये तो एक्चुअल थी ना जो हमें गिवन है, और ये वाली हो जाएगी आपकी ट्रेंड डॉटेड वाली। बस इस तरीके से आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है, सब में ऐसे ही करना है, चाहे 3 ईयरली आ जाए, 5 ईयरली आ जाए, 4 ईयरली आ जाए, 6 ईयरली आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करना है। मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से। नॉर्मल ये जो ईयर थे ये एक्स एक्सिस पर लिख दिए, और वाई एक्सिस पर हमने ये प्रोडक्शन लिख दिया कि यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू भी पहले हम प्लॉट करके दिखाएंगे, उसके बाद ये लास्ट वाला कॉलम जो बनाया है ना हमने 5 ईयरली मूविंग एवरेज वाला, ये प्लॉट करके दिखाएंगे। ये हो जाएगी एक्चुअल जो गिवन थी, ये डॉटेड वाली लाइन हो जाएगी ट्रेंड वाली जो हमने बनाई है 5 ईयरली मूविंग एवरेज। बस ये है हमारा ग्राफ जो कि हमने बना के दिखा दिया। हर क्वेश्चन में आपको ग्राफ इसी तरीके से बनाना है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। छोड़ के नहीं जा सकते आप कि मतलब एग्जाम में अगर नहीं पूछते वो, तो हम भी कह देते कि छोड़ दो ग्राफ, बट सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन है, और लास्ट ईयर के पास्ट ईयर के पेपर में भी
सैंपल पेपर मतलब उसमें सॉरी पेपर में बोर्ड के जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है ग्राफ भी साथ में। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन आ गया 5 ईयरली मूविंग एवरेज का। अच्छा मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया है तो ध्यान से समझो। जब ऐसे करके टेबल आती है ना, देखो इस वाले टेबल में क्या है, सिंपल आपको ये गिवन आएगा ऐसे। ये वाला टेबल थोड़ा अलग हो गया। यहाँ पर आपको वीक 1, वीक 2, वीक 3 दिया है। इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का डाटा दिया हुआ है। इस तरीके से आपको डाटा दिया हुआ है और वो कह रहा है ग्राफ भी बनाओ और सॉल्व भी करो और साथ में कैलकुलेट करो 5 डे मूविंग एवरेज एंड प्लॉट देम ऑन सेम ग्राफ। आ रही है बात समझ में? ग्राफ तो मैंने आपको बता दिया अभी कैसे बनना है, अभी फिर बता दूंगा एक बार। मैं भी इसको सॉल्व कर रहा हूं जब तक, और आप भी सॉल्व करो। कॉपी पेन उठा लो, क्वेश्चन नोट करो और फटाफट से सॉल्व करो। हम मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। फटाफट से इसको सॉल्व करो, फिर मिलते हैं। हाँ जी, आ जाओ, ब्रेक खत्म हो गया। कैलकुलेशन मैच कर लो फटाफट, आप भी मैच कर लो। और अगर कुछ मिस्टेक है तो मुझे भी बता दो क्या मिस्टेक है। बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, ठीक है ना? तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, बस कुछ नहीं है, वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है सेम वही पैटर्न फॉलो किया है। पहले 5 ऐड किया, फिर उसको हमने बीच में लिखा और हमने उसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद एक ऊपर का छोड़ा, फिर नीचे के 5 ऐड किया, फिर हमने उसको ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख दिया। बस यही काम किया और कुछ भी नहीं किया हमने। क्लियर है जितनी बात है? ठीक है जी। इसमें भी 2 कॉलम ऊपर के छूटे थे, 2 कॉलम नीचे के। इसमें भी सेम वही हो रहा है। 3 ईयरली वाले में क्या हुआ था कि एक ऊपर का छूटा था, एक नीचे का। ठीक है। अब ग्राफ की बात करनी है तो ग्राफ की भी आप इजीली बात कर सकते हो। बस इसमें क्या करना है, आपको ये वाला पोर्शन लेना है एक्चुअल में, और ये वाला आपका ट्रेंड वैल्यू हो जाएगी। ये एक्चुअल वैल्यू, ये ट्रेंड वैल्यू। बस वही है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे करके वीक बनाना है आपको, ऐसे ग्राफ में प्लॉट करना है, सेम ही ग्राफ में बनाना है सब कुछ। सारा कुछ सेम टू सेम है। अगर आप कहते हो कि ग्राफ समझाऊं तो मैं समझा दूंगा, नहीं तो बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। बाकी देखो क्लियर ग्राफ तो आपको ग्राफ पेपर पर ही समझ में आ पाएगा, और ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि ग्राफ पेपर में आपको मैं समझाऊं। ये आप खुद से भी बना सकते हो इजीली। गैप यहाँ पर आप देख सकते हो, इजीली हम 2020 का गैप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है जी, 2020 का गैप आप यहाँ पर ले लो, या 10-10 का ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। 10 का ले लो, 10 का ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 60, ठीक है ना? और है इससे ऊपर 61 भी है तो 70 ले लो। ग्राफ पेपर में आप इजीली बना लेना इसको, ठीक है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप ऐसे करके यहां पर लिखोगे वीक 1, और यहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है ना? इस तरीके से ही ऐसे आगे बनेगा। वीक 2, वीक 2, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और यहाँ पर आपका फ्राइडे। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। बस फिर इजीली प्लॉट करना है आपको। देखो यहाँ पर कि 23, 28, 21, 33 सिंपल यहाँ पर प्लॉट कर देना। मंडे पर क्या है 23, 23 कहीं यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है ना? 23 आपका कहीं यहाँ आ जाएगा ये पोर्शन। ट्यूसडे में 28, 28 आपका यहाँ आ जाएगा। अरे ग्राफ बनाना तो यार आपको आता होगा बहुत अच्छे से। वेडनेसडे में 21, वो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। थर्सडे में फिर 33 है, 33 आप यहाँ चला लोगे तो यहाँ तक पहुंच जाएगा आपका। और उसके बाद फिर फ्राइडे में 40, 40 आपका आ गया यहाँ पर। बस उसके बाद आपको यहाँ पर ये प्लॉट करना है, ये ऐसे करके आपको ज्वाइन कर देना है, ये ऐसे आपको ज्वाइन कर देना है। आगे भी ऐसे ही चलाते रहोगे और वो ज्वाइन हो जाएगा। बस इसको मिला के चलना है। आगे जब बनाओगे ना, इसका भी मंडे का अगर स्टार्ट करोगे आप 38, तो 38 आपका कहीं यहाँ आ जाएगा नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे, ये इस तरफ थोड़ा सा नीचे है, तो ये ऐसे, ठीक है ना? मंडे में तो ऐसे चलाना है। ये बन गया आपका एक्चुअल। अब यहां देखो ट्रेंड वाला 29 किसके सामने है? वेडनेसडे के सामने है, वीक 1 वाले। तो 29 वेडनेसडे, ये रहा वीक 1 वाला। 29 कहाँ आएगा? 29 आपका आएगा कहीं यहाँ पर, यहाँ। तो पेन चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। वैसे तो ग्राफ आप समझ ही चुके होंगे। उसके बाद थर्सडे, वीक 1 का थर्सडे है उसका 32, वीक 1 का ही थर्सडे है उसका 32 कहाँ आएगा? 32 आपका इस तरफ आ जाएगा। तो ये ऐसे डॉटेड लाइन बन जाएगी। उसके बाद फ्राइडे का 36.8, फ्राइडे का 36.8 यहाँ आ जाएगा। तो ये ऐसे, मतलब इस तरीके से आप ज्वाइन कर लेना, सारे ग्राफ ऐसे बन जाएंगे। ये आपकी हो जाएगी क्या? एक्चुअल।
और ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी क्या, ट्रेंड। ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि वही है कि इसमें है कुछ नहीं है, बस यही कैलकुलेशंस वगैरह है। तो प्रैक्टिस करके जाना घर से, जिससे कि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो हमने 3 ईयरली और 5 ईयरली का इजीली समझ लिया। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, इस तरीके से कैसे करना है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो हर वेराइटी के क्वेश्चन आपको मैं सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए किसी भी क्वेश्चन में, बाकी सब हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम 4 ईयरली वाले में। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे बस, क्योंकि देखो मैक्स टू मैक्स 4 क्वार्टरली ईयर अगर आता है इवन वाला, तो 4 के अलावा मुझे नहीं लगता कि वो 6 वाला पूछेंगे। ठीक है ना, 4 ही पूछा जाता है। और 4 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको, 4 वाले का कोई भी क्वेश्चन आप कर लो, हो जाएगा, क्योंकि सारे वैसे ही करने हैं। जो नॉर्मल है वो तो हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको करने में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, बट हमारे बच्चे जो हैं उनको नहीं आएगी, क्योंकि हमने आपके लिए ये बहुत मेहनत करके ये सब स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत लगी लगी थी। तो ये हमने आपको सिखा रहे हैं अब ये। तो इवन वाले केस में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया आपका, तो आपको कैसे बनाना है देख लो आप। बाकी अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है आपकी बुक में लिखा हुआ है, जिसमें सिंपल एक डाटा ऐसे लाइन से दिया हुआ है, आप कर सकते हो ना यार इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस तरीके से अगर आता है, तो आपको यहाँ पर ईयर और क्वार्टर लिख के, ये जो 2010, 2011, 2012 मैंने ऐसे बाहर लिखा है, आप ऐसे बाहर मत लिखना, आप यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे एरो लगा के लिखना। ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो स्लाइड फिर ऊपर हो जाएगी। तो आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो बड़ी सी टेबल बनाना, अच्छा सा मतलब स्पेस लेके बनाना। और यहां पर देखो 3 ईयरली और 5 ईयरली में मैंने कहीं पर भी गैप नहीं लिया था, ऐसे कॉलम बनाया बस। आपकी तो कॉपी जो होगी, शीट जो होगी, बोर्ड बोर्ड की आंसर शीट जो होगी, उसमें कॉलम्स बने ही होते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, बस आपको स्केल से लाइन खींचनी है, वो आप काम कर लेना। इसमें बस एक काम करना कि जब इवन वाला केस आ जाए, 4 ईयरली का या 6 ईयरली का, मैंने 6 ईयरली का एग्जाम्पल नहीं लिया है, आप खुद से कर लेना। तो है बहुत इजी। 4 ईयरली वाले में भी और 6 ईयरली वाले में भी जब मतलब इवन वाला केस हो, तो आप एक एक लाइन छोड़ देना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको, सब गिच्चड़ मिच्चड़ हो जाएगा और सब उल्टा सीधा हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने कौन सी वैल्यू कहां लिख दी है। तो नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्वार्टरली मूविंग एवरेज का यूज करना है, वो ये ग्राफ में बना के दिखाना है। ग्राफ में तो मैंने आपको समझा दिया कैसे बनाना है, अब आप समझ चुके हो। नॉर्मल Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे बनाया। एक एक देखो, मैंने एक एक स्पेस छोड़ा हुआ है सारे कॉलम में, ध्यान से देख लो। बहुत मेहनत करके बनाई है स्लाइड्स आपके लिए। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना अब इस वीडियो में। तो इस तरीके से मैंने बना दिया, बस ये जो ईयर है इनको अंदर लिख देना आप, ऐसे करके अंदर लिख देना। 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज सेम है। ये दोनों कॉलम सेम चलेंगे, जैसे हमने अब तक सीखे हैं 3 ईयरली में भी और 5 ईयरली वाले में भी। इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनता है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, बस ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा इवन वाले केस में। ये क्या होता है अभी समझाता हूं मैं। अब आपको मैं एक एक कॉलम क्यों छुड़वा रहा हूं, देखो। अब पहले तो सिंपल ही है ना कि 29, 37, 43 और 34 का अगर हम टोटल करेंगे, अब 4 का करेंगे ना टोटल, 29 प्लस 37 प्लस में 43 प्लस में 34, 143 आया। कहां लिखें, कहां लिखें, 4 वाले में कहां लिखें, समझ ही नहीं आ रहा कहां लिखें। क्योंकि 5 वाले में तो क्या था कि जैसे ऐसे लिखा है, देखो ये 1 2 3 4 5 लिखा है, इसके बीच में, इधर बीच में, यहां पर देखो कि इधर बीच में ये वाला 21 बीच में आ गया, तो इस वजह से हम इसके आगे लिख देते हैं वैल्यूज, बट इसका तो कोई बीच ही नहीं है ना। अगर मैंने दो वैल्यू ऊपर की छोड़ी, दो वैल्यू बीच नीचे की छोड़ी, कहां लिखूं, तभी यहां पर एक एक का गैप लेते हैं, जिससे कि हम इसके बीच में लिखेंगे वैल्यू, यहां पर लिखेंगे वैल्यू यहां पर। ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल का, यहां लिखेंगे जो कि आया है 143। क्लियर है इतनी बात, वो यहां लिखेंगे। अभी एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से समझ लो बस। तो ये आ गया आपका 143। अब यहां से 29 को छोड़ दो, 37
प्लस 43 प्लस 34 प्लस में 40, 154 आ जाएगा। 154 कहाँ लिखेंगे? अब यहां पर लिखेंगे 154 हम, क्योंकि 1 2 3 4 इनके बीच में ये आ रहा है ना 154, तो यहां लिखा जाएगा 154। अब क्लियर है जी इतनी बात? आगे मेरी बात समझ में? अब क्या करो, एक एक के गैप में, इसके और इसके बीच में ये गैप है, छोड़ा हुआ है हमने। अब क्या करोगे अब कि इसके और इसके बीच में ये एक गैप है, यहां पर लिखो वैल्यू। अब छोड़ दो ऊपर की दो वैल्यूज, तो 43 प्लस में 34 प्लस में 40 प्लस में 42, तो 159 कहां लिखें? इसको छोड़ दो, बस यहां लिखो। ये वाली बात आपको समझानी थी बस, कि अगर इवन वाला केस होता है तो कैसे आपको बनाना है, तभी मैंने बताया एक एक गैप छोड़ के बनाना। जितना बड़ा बन रहा है बनने दो, एग्जाम में आपके पास कोई कमी नहीं होती कॉपी की, आराम से क्वेश्चन करो खुला खुला, बढ़िया सी बनाओ टेबल, ठीक है ना। अब फिर एक गैप छोड़ देंगे और फिर निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 34 प्लस 40 प्लस 42 प्लस में 55, तो 171 आएगा। इसको छोड़ देंगे, यहां लिखेंगे 171, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं। चलो आप भी करो, मैं भी करता हूं, फटाफट इस कॉपी करो इस क्वेश्चन को, आपकी बुक में भी है, और फिर इसको हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ जी, आ जाओ जी, ब्रेक खत्म हो गया, मैंने भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे-कैसे सॉल्व किया, आप भी मैच करो फटाफट से। 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज सिंपल निकाल लिया, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको 1-1 का गैप लेना था और कैसे बीच में रखना है उसको, फिर एक-एक के गैप के बाद लिख दो। उसके बाद वो ये 4 से डिवाइड करके लिखो, वो है ना 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज, अब की बार 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम 4 ईयरली एवरेज निकाल रहे हैं। तो 4 से डिवाइड करो, वही उसके सामने-सामने लिख दो बस। ठीक है ना, यहाँ पर 1-1 का गैप करके, ठीक है ना। बाकी ऊपर के 3 कॉलम और नीचे के 3 कॉलम हमारे ऐसे खाली चले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? अब आती है मेन बात, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। आपको दिख रहा होगा ये, क्योंकि ये थोड़ी टेबल बड़ी है तो इस वजह से थोड़ी छोटी करनी पड़ी मुझे। तो यहां पर देखो क्या करना है। अब इन दोनों के 1, ये 1 और ये 2, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का एवरेज निकालना है मुझे, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का एवरेज निकलेगा, तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई कि इन दोनों को ऐड करके आपको 2 से डिवाइड करना है, तो ये आपका निकल के आएगा 37.125। वो आपका आ जाएगा 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है। आपको पैटर्न समझा रहा हूं, प्रेजेंटेशन समझा रहा हूं कैसे करके आनी है एग्जाम में। उसके बाद दोबारा वही है, ऊपर वाला छोड़ो, नीचे वाले के 2 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है इतनी बात? बस यही काम आपको आगे तक चलाना है, जैसे हमने यहां पर चलाया है। बस इस बार याद रखो कि 4 सेंटर्ड मूविंग एवरेज पूछ ले या 6 वाला आ जाए, इस वाले कॉलम में डिवाइड इन दोनों को ऐड करके 2 से ही करना है, क्योंकि हम 2 का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, यहां पर आ जाएगा। अब कहां लिखना है? इन दोनों के बीच में लिखना है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो गैप है, तभी मैंने आपको बताया था कि एक एक कॉलम छोड़ छोड़ के बनाओ, बड़ा इजी हो जाएगा बनाना फिर तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके बीच में जो स्पेस है खाली, इस वाले कॉलम में वहां लिखेंगे। फिर ऊपर वाला छोड़ दो, इन दोनों को ऐड करो, इनके ऐड करके 2 से डिवाइड करो, यहां पे लिख दो। ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल ग्राफ बनाना है, ये एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, ग्राफ बनाओ वैसे ही 2010 लिख के। एग्जाम्पल है एमएल अग्रवाल की बुक में, आपको वहां से ग्राफ समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। मैंने भी आपको समझा दिया है, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो एग्जाम्पल का। उसके बाद आपको 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज जो दे रखा है ये बनाना है, ठीक है ना। 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज भी अगर बनाना है, बनाने के लिए आ जाए तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो एक ही ग्राफ में सब कुछ बनाना है आपको, एक ही ग्राफ में बनाना है ये, ठीक है जी। तो एक ही ग्राफ में बनाना है आपको, सिर्फ ये एक्चुअल ये लेना है, और जो इस बार लास्ट वाला कॉलम है इसको आपको लेना है ट्रेंड वैल्यू, जो डॉटेड लाइन बनती है ना वो आपको ये लेनी है कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले में, इसका थर्ड वाला है, इसके सामने देखो 37.125 है, वो आप ग्राफ में प्लॉट कर दोगे इजीली, ठीक है जी। वो आप इजीली ग्राफ में प्लॉट करके आ जाओगे, और बाकी ये तो एक्चुअल तो आपको सिंपल सिंपल दे रखा है सबके आगे वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके आने हैं। वीडियो हो सकता है लेंथी हो गई हो, ठीक है ना, पता नहीं मुझे,
क्योंकि समझाने में और कैलकुलेशन करने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। अभी तो ये स्लाइड्स मैंने बना रखी थी, नहीं तो वीडियो और लेंथी बन जाती। तभी मैंने बताया था कि वीडियो थोड़ी-सी ये बनाने में टाइम लगा था स्लाइड्स को, तो इस वजह से वीडियो भी थोड़ी लेट हो गई है। बट वही है कि वीडियो अगर बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से बनाएँ कि जिससे कि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज़ करो, है ना? थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस टाइप के वीडियोज़ बनाने में, बट कोई बात नहीं, अब बना दिए आपके लिए है, तो वीडियो को फैला दो हर जगह बस, भेजो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्होंने अगर ये चैप्टर नहीं किया है अब तक, तो उनको करवाओ, आप भी करो, 6 मार्क्स की वेटेज लेता है। ये वाली वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन्स करे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बस यही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। प्रैक्टिस करने के लिए आपके बुक में क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस करो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ जाएँगे इसका लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है, वो करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 ही वीडियो में ये चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना? चलो तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है आपको अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो। देखो, वीडियो देख रहे हो, उसका कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे आपको, है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट ही है वीडियो सब कुछ। तो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप देखो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कैलकुलस की पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है, प्रोबेबिलिटी है, पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है प्रोबेबिलिटी की और भी मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स पूरे डिटेल में पढ़ाए हैं, एक-एक प्रॉपर्टीज़, एक-एक टॉपिक पर वीडियो डाला हुआ है और क्वेश्चंस भी करवाए हैं, एक-एक क्वेश्चन करवाया है एक्सरसाइज का, जितनी भी है सब करवाया है, ठीक है ना? तो जितनी हमने मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो आप भी थोड़ा एफर्ट्स करो, सपोर्ट करो। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। गुड लक, टेक केयर, बाय-बाय।